Welcome class 12. We are starting with a new unit, unit 7, chapter 7.1, directing importance and principles. निर्देशन, महत्व एवं सिद्धांत। प्रबंधन की जब बात शुरू होती है मैनेजमेंट की, तो ये प्रक्रिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं हम। POSD, उसके बाद कंट्रोलिंग। प्रबंध के 3 कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण कर लेने के बाद यहां पर ये जानना जरूरी है कि जब उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया, अब असल में उन्हें निर्देश देना कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये सारी चीज अब निर्देश देने की है। यहां पर प्रबंधकों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो कर्मचारी, जो स्टाफ वहां पर नियुक्त कर दिया गया, उनको एक सही निर्देश, आदेश देकर के काम को सुचारू रूप से शुरू करवाना और उद्देश्यों को संस्था के प्राप्त करना, ये प्रयास किया जाएगा। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है निर्देशन का, उसके बारे में प्रबंध कला और निर्देशन में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। जहां तक मैनेजिंग की बात है, प्रबंध कला की बात है, तो ये निर्देशन जो है उसका एक भाग है। जैसा प्रबंध कला में कहा गया कि पहले नियोजन किया जाना है, संगठन खड़ा किया जाना है, उसके बाद नियुक्तिकरण किया जाना है और उसके बाद बात आती है निर्देशन की। तो सही मायने में निर्देशन जो है उस प्रबंध कला का मात्र एक छोटा सा भाग है और ये प्रबंध कला के अंदर ही शामिल है। तो यहां पर निर्देशन के अर्थ को जान लेते हैं। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना व उसे अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। जहां तक परिभाषा की बात है तो कुंट्स और ओडोनल ने कहा, अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। ये परिभाषा तक बात पहुंच गई। अब जान लेते हैं कि निर्देशन की क्या विशेषताएं हैं। 4 विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली है, निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जब नियुक्तिकरण हो चुका तो अब बात आ गई है कार्यवाही करने की। यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि कार्य जो है वो कार्यवाही के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं और निर्देशन जो है वो कार्यवाही को प्रारंभ करता है। दूसरे कामों की अगर बात करें हम, तो वो कार्यवाही के लिए बेस तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं
और निर्देशन जो है वो कार्यवाही को प्रारंभ करता है। यानी जब कोई चीज किसी के कारण वो गति पकड़ती है तो निर्देशन जो है वो तो है ही उस काम की गति पकड़ने के लिए। जो मैन पावर वहां पर रखी गई है उनको उपयुक्त निर्देश दे करके सही ढंग से काम को करवाना। तो निर्देशन का कार्य हुआ गतिशीलता प्रदान करना। दूसरा इसका जो विशेषता है निर्देशन की वो है निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। जहां प्रबंध के स्तरों की बात होती है तो सर्वविदित है कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। अब ये जो निर्देशन है ये प्रबंध के तीनों स्तरों पर लागू होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं। और ये जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वहां पर जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है वो असल श्रमिकों को जो असल काम कर रहे होते हैं वो उनको निर्देश मार्गदर्शन करते हैं और काम गति पकड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये प्रबंध के हर स्तर पर निर्देशन का कार्य किया जाता है। और तीसरी बड़ी बात, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपने एक बार निर्देशन दे दिया और उसके बाद आप एक लंबे समय तक निष्क्रिय बैठ जाएं। ऐसा करने से व्यवसाय संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ जरूरत इस बात की होती है कि एक प्रबंधक को अपने स्तर पर लगातार जो चीजें चल रही हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं संस्थागत, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है और जो कार्य निष्पादन है उसका मूल्यांकन समय समय पर करना पड़ता है। और अगर कहीं कमी नजर आती है तो तुरंत कार्यवाही करते हुए आपको करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं, यानी वहां पर सुधारात्मक कार्यवाही आपको लागू करनी होती है। अगर उस सुधारात्मक कार्यवाही में देरी होती है तो वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है उस व्यवसाय के आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रबंधकों को लगातार नजर रखनी होती है क्रियाकलापों के ऊपर, उत्पादन के ऊपर, और जहां लगे कि चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं तो सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लानी पड़ती है। और इसमें जो आखिरी विशेषता है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, निर्देशन का प्रवाह जो है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। ये इसका जो तरीका है काम करने का वो यही होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं वो मध्य स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं और मध्य स्तरीय प्रबंधक जो हैं वो निम्न स्तर के प्रबंधकों की ओर आदेश निर्देश देते हैं। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स द बॉटम। तो ये हुए निर्देशन की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब आज का हमारा जो अगला एजेंडा है वो है निर्देशन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो यहां पर भी हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पहला पॉइंट यहां भी वही कि यह गतिशीलता प्रदान करता है। एक संगठन में जब नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है, उसके बाद बारी आती है निर्देशन की। और निर्देशन के अंतर्गत
व्यक्तियों को अभिप्रेरित करते हुए उनको आदेश निर्देश दिए जाते हैं और जिस तरह से संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करना है उसी डायरेक्शन के साथ, उसी निर्देश के साथ उन अधिकारियों कर्मचारियों से काम जो है वो संपन्न करवाया जाता है। तो यह उस सिस्टम को, उस संगठन के अंदर गतिशीलता प्रदान करता है। जो चीजें अभी तक खड़ी थी उनमें एक किस्म से गति डाल दी और ये गतिशील चल पड़ी चीजें और स्मूथली चलनी चाहिए, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। दूसरा है यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन। देखिए, जब संस्था में कर्मचारी अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे होते हैं, उनका एक दूसरे से तालमेल होना बहुत जरूरी है, समन्वय होना बहुत जरूरी है। बीच में से अगर कोई कड़ी टूट जाती है तो जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है, और किसी भी काम में जब श्रृंखला समाप्त हो जाए तो वो कार्य जो है वो सही तौर पे संपन्न नहीं होता। यहाँ एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लो किसी शोरूम में ग्राहक आता है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स वस्त्र मिलते हैं, सिले सिलाए बने बनाए। तो वहां पर आप देखते हैं कि हर आदमी का एक रोल रहता है। एक आदमी गेट के ऊपर स्माइल के साथ कस्टमर का स्वागत करेगा, दूसरा उनको अटेंड करेगा, सामान दिखाएगा, तीसरा बिल बनाएगा, चौथा जो है उसको पैक करके और गेट तक कस्टमर को छोड़ेगा, और पांचवा जो है वो दरवाजा खोल करके उनका धन्यवाद अदा करता है। तो ये श्रृंखला है, एक कड़ी है। और बीच में अगर मान लो जो गारमेंट्स को दिखाने वाला व्यक्ति है वो रूड है, उसका व्यवहार जो है वो विनम्र नहीं है, वो रूखे व्यवहार से कस्टमर से बात करता है, तो शायद ग्राहक जो है वो मन बदल ले और वो उस आउटलेट से, उस शोरूम से उस गारमेंट को ना खरीदे। तो ये श्रृंखला होती है, और ये श्रृंखला अगर एक सही समन्वय के साथ काम करे तो व्यवसाय फलता फूलता है और संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में कामयाब होता है। तो तीसरा है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है, मीडियम है मोटिवेशन का। यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा समझने में आप प्रयास करें, मैं कोशिश करता हूँ। मोटिवेशन वही काम करती है जो आग में अगर आप घी डाल दें तो आग एकदम प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही अगर कर्मचारियों को, अधिकारियों को संस्था में अभिप्रेरित किया जाए, ये प्रबंधकों का काम होता है, और ये थोड़ा साइकोलॉजिकल काम है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, और ये आपको तय करना होता है एक मैनेजर होने के नाते, प्रबंधक होने के नाते, कि आप अपनी टीम से बेस्ट कैसे ले सकते हैं, उनको कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, ये करवाने की चीज है, और अभिप्रेरित करने के तरीके जो हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक प्रबंधक अपने टीम को अभिप्रेरित करते हुए हर काम को संपन्न करवाए तो काम आसानी से होगा, और अभिप्रेरित टीम जो है वो आपके काम को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बना देती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो अपने कर्मचारियों की, एम्प्लॉइज की जो समस्याएं हैं वो वहीं पर, मौके पर ही उनका निपटान कर देते हैं। वो फ्यूचर के लिए
या कल के लिए नहीं कहते कि इसका समाधान कल निकालेंगे और वहीं पे दूर कर देंगे। और जो कड़ी में, श्रृंखला में जो लोग जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, इस तरह की छोटी चीजें जो हैं वो कई बार काम कर जाती हैं और इससे एम्प्लॉय अभिप्रेरित होकर अपने काम को और मजबूती से अच्छे समन्वय के साथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं और संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये बात हुई अभिप्रेरणा का माध्यम है, निर्देशन द्वारा ये संभव है। शब्दों का यहाँ पर सही चयन और सही प्रयोग जो है वो इस चीज को संभव बनाता है। यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर संस्थागत कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं बीच में कि परिवर्तन की ओर, जैसा आप जानते हैं कि दुनिया जो है ये लगातार परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है, हर चीज में परिवर्तन होता है। चेंज जो है इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, जो आज है वो कल नहीं होगा, बदलता है। और एक छोटा उदाहरण लें कि जैसे आपकी कंपनी में मान लो पहले लोग टाइपराइटर से काम चलाते थे, उसकी जगह कंप्यूटर ने ली। तो जब टाइपराइटर को कंप्यूटर से रिप्लेस किया होगा तो वो लोग जो टाइपराइटर के साथ वर्षों से काम कर रहे थे उन्होंने विरोध जताया होगा और बहुत जबरदस्त विरोध जताया होगा कि कंप्यूटर नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ दो बातें की जा सकती हैं कि जो टाइप राइटर के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को आप एक ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर चलाना भी सिखा सकते हैं, वो कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। या उन्हें मैनेजर इस तरह आश्वस्त कर दिया जाए कि आप हमारी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आप अपनी नौकरी के बारे में आश्वस्त रहें। तो ये जो आश्वस्त करना है ये परिवर्तनों को संभव बनाता है। जब आप अपनी टीम के साथियों को, कर्मचारियों को विश्वास में लेते हैं तो ये संभव होता है और ये निर्देशन से ऐसा संभव हो पाता है। और किसी भी तरह के जो परिवर्तन है वो आदेश और निर्देश से, बातचीत से मसलों को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया टाइपराइटर का रिप्लेस करना कंप्यूटर के द्वारा, इससे आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से, किस क्वालिटी के निर्देशन, किस स्तर के निर्देशन से इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। आखिरी जो मैं निर्देशन के महत्व का जो पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। तो संतुलन, बैलेंस बनाता है। किस तरह से बनाता है? देखिए, संस्था में लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनके व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकते हैं और होते हैं। उसी तरह से उस संस्था के अपने उद्देश्य हो सकते हैं और कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों और संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष शुरू हो जाता है और ये जो संघर्ष है ये दिक्कत पैदा करता है संस्था के लिए। एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, संस्था चाहती है कि संस्थागत लाभों में वृद्धि हो। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट हैं उन्हें अपने एम्प्लॉइज को ये अच्छे से निर्देश दे देना चाहिए कि अगर आप बेहतर काम करते हैं, संस्थागत उद्देश्यों और अधिक लाभों की ओर अग्रसर होते हैं तो असल में उसका फायदा ना सिर्फ संस्था को होगा बल्कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह में भी एक प्रोपोर्शन के साथ, एक
समानुपातिक तौर पर वृद्धि होगी। तो ये चीज निर्देशन देने वालों के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे जो लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी लिमिटेड थी, उन्होंने अपने यहाँ जो सेल्समैन रखे थे, उनको जो फिक्स सैलरी थी वो तो देते ही देते थे, और साथ में उन्होंने अगर उन सेल्समैन को कह रखा था कि अगर एक्स्ट्रा आप बिक्री करते हैं, एक्स्ट्रा सेल करते हैं, उसके ऊपर आपको अलग से कमीशन दी जाएगी। तो वो कमीशन जो थी वो एक अलग से इंसेंटिव था उन कर्मचारियों के, उन सेल्समैन के लिए। तो उन्होंने पूरा जोर लगाया अपनी सेल्स को बढ़ाने का। अब उन सेल्स वालों ने कंपनी को ये भी सुझाव देना शुरू कर दिया होगा कि 2 के साथ एक चीज फ्री दी जाएगी। तो ये शायद कंपनी के लिए भारी पड़ रहा था, तो ये संभव नहीं हो पाया। तो इस तरह से कई चीजें जो है वो निर्देशन के माध्यम से आपसी मसलों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन ये तय है कि यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो टॉपिक था निर्देशन, उसके अर्थ के बारे में बातचीत हुई, परिभाषा, विशेषताएं और निर्देशन के महत्व की बातचीत हुई। अगले लेक्चर में आपसे बात होगी सिद्धांतों की और जो निर्देशन के तत्व हैं उनकी। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर आपसे एक मर्तबा रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे। जय हिंद।